नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश सिंह हाजिर हूं आपके लिए लेकर कक्षा 10वीं की एक बेहतरीन मैथ की क्लास। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था 1.1 और यूनिट 1 की बेसिक्स। इस इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2 को, जो कि उसी बेसिक से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना होगा कि कब संख्याओं को हम परिमेय संख्या बताएंगे और कब संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बताएंगे। जैसे कि बेटा यहाँ एक प्रश्न दिया गया है हमें कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें बताना है बेटा कि √3 परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है ना बेटा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले ना बेटा हमें यह समझना होगा कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। हालांकि पहले क्लास में हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ बात करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। साथ ही साथ अंश या हर का HCF जो है ना बेटा, अंश और हर का जो HCF है वो हमेशा 1 से ज्यादा हो। ठीक है ना? या हम कह सकते हैं यह शांत दशमलव निरूपित नहीं करेगा। उसे बेटा हम कहाँ रखेंगे? ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या में रखें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा। ठीक है ना? तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत बहुत ज्यादा तल्लीनता से समझना होगा, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट पर हमारी पकड़ हो पाए। तो देखिए बेटा √3 है, यहां हमें लिखना होगा माना A/B बराबर √3। ठीक है ना बेटा? √3 के बराबर में A/B मान लेंगे। साथ ही साथ यहाँ लिख देंगे हम, जहां A व B धनात्मक, ठीक है ना, A व B धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बेटा? कैसी संख्या है? A व B धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इनका HCF सदैव कितना प्राप्त होगा? सदैव 1 प्राप्त होगा। अब जब इनका HCF 1 प्राप्त होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यह संख्या क्या कहलाएगी? अतः इस कारण A और B क्या हो जाएगी? A व B परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? ऐसी संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में लिख रखा है A/B बराबर √3। √3 के बटे में 1 मानेंगे और इनके कर लेंगे हम त्रियक गुणा। यहां लिख लेंगे त्रियक गुणा से। ठीक है ना बेटा? चलिए A का गुणा 1 में करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी A इक्वल √3B। ठीक है? दोनों पक्षों में वर्ग करना, दोनों पक्षों में वर्ग करना। जैसे ही हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे बेटा तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? देखिए A² बराबर √3B पे होल स्क्वायर। ठीक है ना? आगे बढ़ाएंगे A² बराबर 3B होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अगर इसे हमें और आगे लिखना होगा तो हम इसे क्या लिख पाएंगे? हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। हम इसे लिख पाएंगे V² बराबर A² अपॉन 3। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन ना आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छी तरह।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ हमें लिखना होगा कि समीकरण 2 स्पष्ट करता है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि जो ए स्क्वायर है वह किससे विभाजित है? ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है ना बेटा? ए स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से विभाजित। और कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है जिसका स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह संख्या भी या वह अंक भी दूसरी अंक से विभाजित होगा। अर्थात हम यहाँ लिख पाएंगे कि ए जो है ना, ए भी किससे विभाजित होगा? ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है ना? क्या लिख पाएंगे कि ए भी 3 से विभाजित होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिख लेंगे पुनः माना, पुनः माना कि ए बराबर जो है ना 3c है। अब की बात क्यों है? क्योंकि यह ए जो है ना 3 को विभाजित कर रही है। अगर हमें यह वैल्यू ना लिखनी हो, हम इनके स्थान पर यह वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम बेटा? यहाँ लिख पाएंगे a/3 बराबर c। क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि यहाँ लिखा है कि a किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। हम लिख पाएंगे a/3 बराबर c। और c क्या है? c एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना बेटा? a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है जो कि धनात्मक है। हम इस 3 को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, बात करते हैं हम वैल्यू की। हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी a बराबर 3c। ठीक है ना? वर्ग करने, वर्ग करने पर एक बार फिर से वर्ग करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर इक्वल 3c पर होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? यहां से मिला ए स्क्वायर और यहां से मिल जाएगा 9c पे होल स्क्वायर। इसे हम यहां मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 3 में ए स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है बेटा, क्या लिख देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 3 में ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए फिर देखते हैं कैसे वैल्यू लगानी। तो देखिए समीकरण 3 यह है। सबसे पहले हम यहाँ समीकरण 3 एक बार नोट कर लेते हैं। समीकरण 3 में क्या है? ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, यही तो है समीकरण 3। ठीक है ना? यहाँ इसे लिख लेते हैं समीकरण 3। और समीकरण 2 में क्या है हमारे पास? समीकरण 2 में बेटा है ए स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। देखिए क्या लिख रखा है बेटा? ए स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर, यह समीकरण 2 है। ये क्या है बेटा? समीकरण 2। जबकि ए स्क्वायर इक्वल 3c, सॉरी 9c स्क्वायर, यह क्या है? ये वैल्यू है बेटा समीकरण नंबर 3 की। तो हमें यहाँ ए स्क्वायर की जगह कितने पुट करने हैं? 3b स्क्वायर। चलिए 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, वैल्यू क्या मिली? बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ठीक है, हम यहाँ लिख पाएंगे बेटा कि वी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वी स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। ठीक है ना बेटा? वी स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से। साथ ही बी भी 3 से
विभाजित होगा। समीकरण 2 में यह कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, विभाजित होगा। ठीक है ना? अब समझिए आप, ए किससे विभाजित है? ए भी 3 से विभाजित है, बी भी 3 से विभाजित है, दोनों ही 3 और 3 से विभाजित है। हम नीचे क्या लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे बेटा कि समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ए व बी 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है बेटा? 3 से विभाजित है। और जब दोनों संख्याएं 3 से विभाजित है तो क्या होगा? तब यह प्रकट होता है, तब यह प्रकट होता है। अब कोई भी संख्या, मानिए यहाँ आपके पास एक संख्या है 15, समझना बात, और एक संख्या है यहाँ 20। अब 15 किससे विभाजित है? 5/4, सॉरी 5/3, 5×3 = 15, और ये 5/4, दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित है। तो इनका HCF जो मिलेगा वह भी तो 5 से विभाजित है। बस यही लाइन हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है ना बेटा? क्या लिखना है कि समीकरण 2 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ए व बी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तब यह प्रकट होता है कि ए व बी का HCF भी 3 से विभाजित हो। ठीक है ना बेटा? HCF भी किससे विभाजित होगा? 3 से। और किसी भी संख्या का HCF यदि 1 से ज्यादा है तो हमने पढ़ रखा है कि हम उस संख्या को कहाँ नहीं रखेंगे? हम उस संख्या को कभी भी हम उस संख्या को बेटा कभी भी नहीं रखेंगे परिमेय संख्या में। ठीक है ना? उसे हम परिमेय संख्या में कभी नहीं रखेंगे। तो इसी कारण यह स्पष्ट होता है कि A/B व √3 कैसी संख्याएं बन जाएंगे? एक अपरिमेय संख्या रहेंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। अब समझिए, हमें तो √3 ही प्रूव करना था, फिर A/B क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 1 में लिख रखा है A/B बराबर √3, मतलब अगर √3 अपरिमेय है, अगर √3 अपरिमेय है तो A/B स्वाभाविक ही क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा सरल लगा होगा, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है ना बेटा? चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसे कैसे करें। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है बेटा? जैसे यह क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही पाएंगे। √5, अगर √3 एक अपरिमेय संख्या आपने समझ लिया है तो इसे आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होगा, इसे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है? चलिए फिर अपन ना इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और शेष 2 आप बड़े आसानी से कर लेंगे। चलिए फिर देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहला ही क्वेश्चन क्या लिख रखा है। यहाँ लिखकर दिया गया है कि सिद्ध करो 3 + 2√5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन की कैसे करना होगा इसे, है ना? चलिए सबसे पहले पहली लाइन, हम एक चर राशि मान लें। माना A/B बराबर 3 + 2√5। ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ लिख लेंगे जहां A
ए व वी कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना? धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इनका HCF और इनका HCF बेटा सदैव कितना रहेगा? HCF रहेगा 1। अगर HCF 1 रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ए व बी को हम कहाँ रखेंगे? ए व बी को हम रखेंगे बेटा मानते समय कहाँ? परिमेय संख्या में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बेटा? ये हो चुका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? सबसे पहले ना इस 3 की साइड चेंज कर, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ए बटे बी -3 बराबर 2√5। बी के अपॉन में 1, एलसीएम नहीं बी a-3b इक्वल 2√5। दो यहाँ गुणा में, जैसे ही हम इस ओर लेकर आएंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? इस वैल्यू को हम लिख पाएंगे a-3b अपॉन 2b इक्वल √5। देखते हैं वैल्यू सही लिखी है जी, बिल्कुल। इस 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या बना? a-3b बटे 2b बराबर √5, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इसे हम मान पाएंगे यहाँ समीकरण नंबर 2 और इसके बाद हम यहाँ लिख पाएंगे a बटे 2b -3b बटे 2b और बराबर में √5। तो देखिए b और b कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ a बटे 2b -3/2 बराबर √5। अब यहां से क्या प्रकट होता है तो समझिए आप। समीकरण नंबर 3 यहां से प्रकट होता है, हम लिख पाएंगे कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि a बटे 2b कैसी संख्या बनेगी? एक परिमेय संख्या बनेगी, ठीक है ना बेटा? कैसी संख्या बनेगी? एक परिमेय संख्या। साथ ही 3/2 भी कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। और हम सबने पढ़ रखा है कि अगर हम परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे, अगर हम क्या करेंगे? परिमेय माइनस परिमेय करेंगे, जब भी हमें क्या मिलेगा? हमें परिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है ना? इससे यह तो स्पष्ट हो चुका कि ये जो संख्या है ये कंप्लीट संख्या क्या है? एक परिमेय संख्या। पर बेटा हमें ना परिमेय सिद्ध ही नहीं करना, हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या क्या निकल कर आए? यह संख्या निकल कर आए बेटा अपरिमेय। यही तो सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना होगा, ठीक है? यहाँ तक तो हो ही गया, पर साथ ही क्या है? साथ ही हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होने का विरोधाभास करती, विरोधाभास करती है, ठीक है ना बेटा? तो जो √5 है वह क्या करेगी? वह विरोधाभास करेगी कि वह एक परिमेय संख्या है। और जब √5 इसका विरोधाभास करेगी तो प्राप्त संपूर्ण संख्या, तो प्राप्त संपूर्ण संख्या क्या बन जाएगी? एक अपरिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है ना?
क्या रहेगी बेटा, यह रहेगी एक अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है ना। और जब कंप्लीट संख्या ही अपरिमेय संख्या रहेगी तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि यह जो 3 + 2√5 है ना, यह कैसी संख्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है ना बेटा, समझ आया। देखिए यहां तक तो इक्वेशन थी, a/b बनाकर समीकरण 2 तक लेके आए, उसके बाद ना इस b को अलग अलग कर दिया, तो यहाँ से मिला हमें a/2b, यह भी एक परिमेय संख्या, और 3/2 यह भी एक परिमेय संख्या। पर पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा है कि किसी भी संख्या पर जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, उस पर अगर रूट लगा है तो उसे हम कहाँ पढ़ेंगे, उसे हम अपरिमेय में पढ़ेंगे। अतः √5 क्या हो जाएगा बेटा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जब √5 अपरिमेय है, यह कंप्लीट वैल्यू इसके बराबर है, अर्थात तो यह पूरी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या क्या, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रीजन ये है बेटा कि बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसे कैसे बनाना होगा, ठीक है ना बेटा। चल सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना a/b बराबर 1/√2, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ लिख लेते हैं, जहां a व b कैसी वैल्यू है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। कैसी संख्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इनका HCF, ठीक है ना, इनका HCF कितना प्राप्त होगा बेटा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि जब HCF 1 प्राप्त होगा तभी हम किसी संख्या को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a व b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इन्हें ना हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्ड में पढ़ रखा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वह वीडियो पूरा देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप खत्म करें, जिससे आपको यह समझ आए कि कब संख्या परिमेय कहलाती है और कब अपरिमेय कहलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे। इसे ना हम समीकरण 1 मानेंगे और इनके त्रियक गुणा करें, ठीक है ना। जैसे ही त्रियक गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी v बराबर a√2, ठीक है ना। यही तो वैल्यू मिली। अगर हम चाहें तो इसे लिख पाएंगे v/a बराबर √2, और फिर यही लेके आना होगा। तो इतना सब किस लिए लिखना, यहाँ इसे क्या कर पाएंगे, हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है ना बेटा, वर्ग करने का। तो देखिए जैसे ही हम दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे ना, तो हमें वैल्यू मिलेगी b² इक्वल a² इंटू √2 के होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, b² इक्वल मिल जाएगा 2a²। यही तो मिला, ठीक है ना। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2, और हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो v² है ना, v², ये 2 से विभाजित, किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है बच्चों, ठीक है ना। देखिए कैसे है, यहाँ लिख देता हूं मैं, v² अपॉन 2 इक्वल a²।
यही तो कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। इसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ लिखा है कि बी स्क्वायर जो है वो आपका किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर किसी नंबर से विभाजित है तो सीधी सी बात है कि वो संख्या भी है, अर्थात बी भी 2 से विभाजित विभाजित होगी, ठीक है ना बेटा। बी भी किससे विभाजित होगी आपकी, 2 से विभाजित है। तो फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करना होगा हमें। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को जो मैंने कराया था आपने ध्यान दिया होगा, इस बी स्क्वायर की जगह वहां ना ए लिख रहे और मैंने ना ए के बराबर सी माना था। अब यहाँ बी लिख रखा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ मान लूंगा, लिख देता हूँ मैं, पुनः माना। क्या मानना होगा, यहाँ मान लेंगे हम बी बराबर या बी बटे 2, यही तो विभाजित है ना। देखो बी किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो बी बटे 2 बराबर सी। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे हम कि सी एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हो गया, इस 2 को ऊपर लेके आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ही 2 को ऊपर लेके जाएंगे बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 सी। सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, भी केवल क्या आएगा, बी आएगा, है ना। देखिए यहाँ आएंगे स्क्वायर नहीं, चलिए देखते हैं। तो b बराबर क्या आ गया बेटा, 2c आ गए। यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों के वर्ग कर देंगे बेटा हम यहाँ। तो जैसे ही वर्ग करेंगे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल बेटा मिल जाएगा 2c पे होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बराबर हो गया 4c स्क्वायर, यही तो मिल गया। देखिए तो अब हम क्या करेंगे इसे, हम ना इसे यहाँ समीकरण 3 मान लेंगे बेटा, और हम समीकरण 2 से, मैं लिख देता हूँ यहाँ, समीकरण 2 से समीकरण 3 में वी स्क्वायर का मान रखें, ठीक है ना। चलिए एक बार देखते हैं समीकरण 2 में क्या वैल्यू है। तो देखिए आप यहाँ समीकरण 2 में आपके पास क्या वैल्यू है, वी स्क्वायर बराबर कितने, 2a स्क्वायर। तो हमें ना इस वी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है बेटा, 2a स्क्वायर लिखने हैं, और बराबर में 4c स्क्वायर। 2 से ये 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, वैल्यू में क्या मिला, a स्क्वायर बराबर मिल गए 2c स्क्वायर, ठीक है ना। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण मान लेंगे 4। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखना चाहें तो लिख पाएंगे ए स्क्वायर बटे 2 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना हो। अब यहाँ लिख पाएंगे कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित, ठीक है ना। ए स्क्वायर किससे विभाजित है बेटा, 2 से विभाजित है। साथ ही जो ए है ए, वह भी किससे विभाजित होगा, वह भी 2 से विभाजित होगा बेटा। किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना। चल तो अब यहां से क्या स्पष्ट हुआ है उसे हम यहाँ लिखते हैं। अतः देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, तो पीछे जाते हैं देखते हैं एक बार। देखिए यार समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो बी स्क्वायर है ना आपका, वो किससे विभाजित है, 2 से, यानी बी भी 2 से विभाजित होगा। चल फिर यहाँ हम लिख पाएंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि बी किससे विभाजित है, बी 2 से विभाजित है, ठीक है ना। ऐसे ही तथा समीकरण 4 से स्पष्ट है। अब 4 से क्या स्पष्ट होगा बेटा,
4 से स्पष्ट है कि ए भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। हो गया ना। अब समझिए आप, बी भी 2 से विभाजित है, ए भी 2 से विभाजित है, तो सीधी सीधी बात है, अगर ये दोनों वैल्यू 2 से विभाजित है तो ए व बी का एचसीएफ जो है ना, ए व बी का एचसीएफ, एचसीएफ भी किससे विभाजित होगा, एचसीएफ भी 2 से विभाजित हो, ठीक है ना बेटा, विभाजित होगा। अब जब एचसीएफ 2 से विभाजित होगा तो फिर तो साधारण सी बात है कि जो वैल्यू हमें मिली है ना, जो वैल्यू हमें मिल रही है, समझिए, ए व बी का एचसीएफ भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। तो अब जो वैल्यू हमें मिल रही है वह वैल्यू क्या होगी, अतः अतः ए व बी जो है ना, ए व बी वे परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। रीजन क्या है, तो रीजन यह है कि ए व बी का एचसीएफ जो है वो किससे विभाजित है, हम यहाँ देखेंगे वह है 2 से विभाजित है। जबकि हम परिमेय संख्या में पढ़कर आए हैं कि केवल उन्हीं संख्या को हम परिमेय संख्या में रखेंगे जिनका एचसीएफ 1 से विभाजित या 1 हो, यही तो पढ़ के आए। अतः ए व बी परिमेय संख्या नहीं रहेंगे, और जब ए व बी परिमेय संख्या नहीं रहेंगे तो समीकरण 1 आप याद करिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपने क्या लिख रखा है, ए बटे बी बराबर, देखिए क्या लिखा है, ए बटे बी बराबर 1/2 रूट 1/√2। अब यदि यह संख्या परिमेय नहीं है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि 1/√2 भी क्या नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। हम यहाँ लिख देंगे इसी कारण जो 1/√2 है ना, वह कैसी संख्या होगी, वह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना बेटा, वह कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ यह क्वेश्चन है, देखिए आप, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इस क्वेश्चन पर और चर्चा कर ली जाए, ठीक है। तो ना 1.2 से रिलेट जितने भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद तो कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या था, यहाँ मैं क्वेश्चन नोट कर दूं। क्वेश्चन में था कि सिद्ध करो कि 7√5 एक कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन जो अपरिमेय या परिमेय को इंडिकेट करके बनाया जाता है उसे सॉल्व करने का मेथड सबका एक जैसा ही रहता, जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे, माना ए बटे बी बराबर 7√5, साथ ही साथ जहाँ ए व बी ऐसी संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं हैं, यह धनात्मक पूर्णांक है, इनका एचसीएफ, दोनों ही वैल्यू का एचसीएफ सदैव क्या रहने वाला है, यहाँ पर 1 रहने वाला। चलिए फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या है, ए बटे बी है बराबर में 7√5 है। सबसे पहले तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना, और इस 7 को लेके आएंगे नीचे, तो वैल्यू बन जाएगी a/7b बराबर √5, समीकरण नंबर 2। इस क्वेश्चन को इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि √5 जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि वह संख्या, समझिए आप, वह संख्या जिसका क्या ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, समझ रहे हो आप, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर और रूट ना,
हिंदी भाषा में जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, वे सारी संख्याएं रूट के अंदर रहते हुए किसमें आएंगी, वे सारी संख्याएं आएंगी अपरिमेय संख्या में। इस कारण इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ें और इसमें जो भाषा लिखनी है उस भाषा को आपको समझाएंगे, जिससे आप उसे एग्जाम हॉल में ना बड़े आसानी से लिख पाए। तो देखिए हमें यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि जो a/7 भी हमें प्राप्त हुए ना, a/7 भी एक परिमेय संख्या है। पर ये बराबर किसके है, कंप्लीट वैल्यू √5 के बराबर। तो आगे लिखना होगा परंतु हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी, परंतु हम सभी जानते हैं कि जो √5 है ना वह परिमेय संख्या, मूलतः किसका, परिमेय संख्या का विरोधाभास करती है। ठीक है ना, क्या करती है, विरोधाभास करती है। और इस विरोधाभास के कारण ही क्या होता है, हम √5 को ना परिमेय संख्या की श्रेणी से बाहर रखते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, हम लिख देंगे इसी कारण हम √5 को एक कैसी संख्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब बात समझिए, यूनिट इस लेक्चर से पहले जो मैथ का लेक्चर हुआ था ना, वहां मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत डीपली क्लियर करा कि अगर कोई परिमेय संख्या है और कोई अपरिमेय संख्या है, मानिए कहीं लिखा है 2 और लिखे हैं √3, यदि आप इनके गुणा करेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी ना वो मूलतः कौन सी संख्या बनेगी, वह बनेगी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अब इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ गए होंगे कि हम 7√5 को किस श्रेणी में रखें। ठीक है ना, तो देखिए किस श्रेणी में रखेंगे, यहाँ क्या होगा, तब 7 क्या है, गुणा में है, किसके गुणा में है, √5 के। और हम सभी को पता है कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इसी कारण क्या हो जाएगा, इसी कारण यह कंप्लीट वैल्यू मतलब 7√5 पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना बेटा, क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ठीक है। चलिए बेटा, क्वेश्चन ना आशा करता हूँ आप सभी को बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हम लोग ना यूनिट वन से जुड़ी दोनों एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से खत्म कर चुके। ठीक है ना बेटा, अगर किसी भी प्रकार के कोई डाउट रहते हैं आप लोगों के मन में, ठीक है ना, स्पेशली इस यूनिट को लेकर, तो वो डाउट आप ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो डाउट बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि किन चीजों में आपको अभी समस्या है, उस समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी ही जैसे ही आप यहाँ कमेंट करते हैं आपको कोई डाउट रहता है तो आपके उन डाउट से रिलेट करके क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है ना, और आपके उन डाउट को एमसीक्यू क्लास के जरिए खत्म कर दिया जाए। ठीक है बेटा, लगे रहिए क्योंकि अब ना सितंबर शुरू हो चुका है, बहुत कम समय एग्जाम के लिए। ये टाइम ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन समझिए स्टार्टिंग फेज में ना हम लोगों को लगता है कि टाइम अभी काफी ज्यादा है, एजुकेशन धीमे धीमे स्टडी को हम आगे लेके जाते हैं। और इस टाइम से ना अब हमें समझ आ चुका होता है कि 5 या 4 महीने और है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम है ना।
तो यहाँ से ना वर्डन हमारे सिर पे हावी होने लगता है। 4 मंथ है या फिर 5 मंथ है, आप लोगों को करना क्या है, सभी बच्चों को, मैं सभी को यहाँ ये बात समझाना चाहता हूँ कि एक बेस्ट शेड्यूल लगाइए, एक बेस्ट मेथड अपनाइए, जिससे आप इजी वे में अपनी पढ़ाई को रिदम में रखें। ठीक है ना बेटा? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।